बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऑक्सीजनेशन के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि ऑक्सीजनेशन क्या होती है। इससे पहले कि हम ऑक्सीजनेशन पे बात करें, हमारे लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है कि ऑक्सीजन क्या है। तो आइए मिलकर जानने, पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीजन विच मेजर्स अप्रोक्सीमेटली 21% इन द अर्थ's एटमॉस्फेयर इज़ एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ। Each cell of the human body uses oxygen to metabolize nutrients and produce energy. Without oxygen, cell death occurs rapidly. ये बात हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन एक कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में तकरीबन 21% मौजूद है। और ये बात भी हम सभी जानते हैं कि तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए ऑक्सीजन की मौजूदगी इंतहाई ज़रूरी है। इंसानी जिस्म का हर एक सेल ग़िज़ाई अज्जा यानी कि न्यूट्रिएंट्स को मेटाबोलाइज़ करने के लिए और इन अज्जा से तवानाई पैदा करने के लिए ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल करता है। अगर हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से को ठीक तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो हमारे सेल्स तेज़ी से मरना शुरू कर देते हैं। The delivery of oxygen to the body's tissues and the cell is called oxygenation. अब ऑक्सीजनेशन क्या होती है? जिस्म के तमाम टिश्यूज़ और तमाम के तमाम सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाना ही ऑक्सीजनेशन कहलाता है। Respiration. Respiration is a process of gas exchange. It's necessary to supply cells with oxygen for metabolism and to remove carbon dioxide. रिस्पायरेशन क्या है? ये हम बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि गैस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है उसे हम रिस्पायरेशन कहते हैं। अब रिस्पायरेशन क्यों ज़रूरी है? रिस्पायरेशन इसलिए ज़रूरी है कि ताकि हम अपने सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचा सकें, ताकि वहाँ पर मेटाबॉलिज्म हो सके और मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है उसे वहाँ से निकाला जा सके। फंक्शंस ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस हैं, आइए एक नज़र इन पे भी डाल लेते हैं। नॉर्मल रिस्पायरेटरी फंक्शंस आर ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू एंड फ्रॉम द लंग्स, यानी कि हमने फेफड़ों तक ऑक्सीजन को पहले ट्रांसपोर्ट करना और फिर फेफड़ों से आगे अपने जिस्म के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी टिश्यूज़ हैं, जितने भी सेल्स हैं, उन तक ऑक्सीजन को पहुंचाना है। ऑक्सीजनेट वीनस ब्लड, हमें पता है कि वीनस ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, उसको हमने ऑक्सीजनेशन, उसके अंदर हमने ऑक्सीजनेशन करवानी है, ठीक है। रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाना है। वर्क विद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम टू कैरी न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट टू एंड फ्रॉम द सेल। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या करता है? रिस्पायरेटरी सिस्टम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है ताकि जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो सेल्स तक पहुंचाए जा सकें और सेल्स के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स मौजूद हैं उनको वहाँ से निकाला जा सके। अब रिस्पायरेशन की हमारे पास 3 फेजेज़ होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है हमारे पास वेंटिलेशन होती है, दूसरी हमारे पास रिस्पायरेशन होती है और तीसरी हमारे पास परफ्यूजन होती है। तो आइए बारी बारी इनके साथ डील करते हैं और देखते हैं कि वेंटिलेशन क्या है, रिस्पायरेशन क्या है और परफ्यूजन क्या है। वेंटिलेशन, मूवमेंट ऑफ एयर इन टू एंड आउट ऑफ लंग्स, यानी कि फेफड़ों के अंदर हवा का जाना और फिर उसका बाहर आ जाना, ये क्या कहलाता है? वेंटिलेशन कहलाता है। सही। रिस्पायरेशन क्या होती है? एक्चुअल गैस एक्सचेंज बिटवीन एटमॉस्फेरिक एयर इन एल्वियोलाई एंड ब्लड इन द कैपिलरीज अकर विया डिफ्यूजन। अब देखें, एक्चुअल गैस एक्सचेंज जो होता है वो कहाँ होता है? वो हमारे एल्वियोलाई के अंदर होता है, ठीक है। जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो एल्वियोलाई तक जाती है। एल्वियोलाई के अंदर बहुत सारी कैपिलरीज का नेटवर्क मौजूद होता है जहाँ पर वो एयर जो है डिफ्यूज़ हो जाती है। परफ्यूजन, ब्लड डिलीवरिंग O2 टू द टिश्यूज़। अब जो है, अब खून के ज़रिए जो हम ऑक्सीजन डिफरेंट टिश्यूज़ तक पहुंचा रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? परफ्यूजन कहते हैं। अब एनाटॉमी एंड कंडक्टिंग पैसेजेस, अब देखते हैं कि रिस्पायरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी क्या है और कंडक्टिंग पैसेजेस कौन कौन से हैं हमारे पास। अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम, मतलब अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, आइए देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे नोज़ होती है, फेरिंग्स होती है, लेरिंग्स होते हैं और एपिग्लूटिस होता है। फंक्शन क्या है इसका? इसका फंक्शन ये है कि ये हमारे जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं उसको ये वार्म करते हैं, ठीक है, उसको फ़िल्टर आउट करते हैं ताकि कोई फ़ॉरेन पार्टिकल हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर जाकर उसको नुकसान ना पहुंचा सके। एंड ह्यूमिडिफाई इंस्पायर्ड एयर, जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं इसको ये ह्यूमिडिफाई करते हैं। आपने देखा होगा कि जब कभी मौसम इंतहाई खुश्क होता है तो उस वक्त हमें सांस लेने में काफ़ी दुश्वारी हो रही होती है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर ये निज़ाम रखा है कि हमारा जो अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो एयर को ह्यूमिडिफाई करके फेफड़ों तक पहुंचाता है ताकि हमें कोई तकलीफ़ ना हो।
सही, हम अनकंफर्टेबल फील ना करें। लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम, लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से हमारे पास ऑर्गन्स आ जाते हैं, आइए देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं ट्रेकिया, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं राइट एंड लेफ्ट मेन ब्रोंकाई, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सेगमेंटेड ब्रोंकाई, फिर उसके बाद आ जाते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अब ट्रेकिया क्या है, ये जो वाइंड पाइप है इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो ट्रेकिया जाके आगे दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, एक लेफ्ट तरफ और एक होता है राइट तरफ। तो लेफ्ट और राइट तरफ दोनों तरफ हमारे पास क्या मौजूद हैं, ब्रोंकाई, ठीक है। अब ब्रोंकाई आगे चल के सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सेगमेंटेड ब्रोंकाई, ठीक है। और इन सेगमेंटेड ब्रोंकाई का जो टर्मिनल एंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास फंक्शन क्या है इसके, कंडक्शन ऑफ एयर करवाता है ये, ठीक है, म्यूकोसिलरी क्लियरेंस करवाता है और प्रोडक्शन ऑफ पल्मोनरी सर्फेक्टेंट, अब जो पल्मोनरी सर्फेक्टेंट होता है उसकी प्रोडक्शन करवा रहा होता है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है क्या कि राइट लंग के अंदर हमारे पास 3 लूब्स होते हैं और लेफ्ट लंग के अंदर हमारे पास 2 लूब्स होते हैं। ये बात याद रखिएगा, शायद कि ये एमसीक्यूज़ के अंदर पूछी जाए कि हमारे राइट लंग के अंदर कितने लूब्स होते हैं और लेफ्ट लंग के अंदर कितने लूब्स होते हैं। एल्वियोलाई, alveoli are smaller air sacs responsible for gas exchange, carbon dioxide and oxygen exchanges। अब देखें alveoli जो है हमारे पास जो है छोटे छोटे सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये एयर सेक्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की तरसील करते हैं। यहीं पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला होता है, ठीक है। सर्फेक्टेंट क्या है, अ डिटर्जेंट लाइक फोस्फोलिपिड रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन बिटवीन द मोइस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द एल्वियोलाई प्रिवेंटिंग देयर कोलैप्स। अब देखिए सर्फेक्टेंट हमारे पास एक डिटर्जेंट लाइक फोस्फोलिपिड होता है जो कि हमारी जो एल्वियोलाई की मोइस्ट मेम्ब्रेन्स होती हैं इनके दरमियान जो है सरफेस टेंशन को रिड्यूस करवाता है ताकि ये आपस में कोलैप्स ना कर जाएं। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम देखें हमें यहाँ पर बताया गया है, सॉरी, रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारे पास यहाँ पे हमें दिखाया गया है। ये देखें हमारे पास ये नेज़ल कैविटी है, यहाँ से हम क्या करते हैं, एयर यानी कि ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है, फेरिंग्स में जाती है, फेरिंग्स से फिर वो लेरिंग्स में जाती है, ठीक है। अब देखें ये जो वाइंड पाइप है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं, ठीक है। अब ट्रेकिया आगे जाके 2 सेगमेंट्स के अंदर, 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाता है, एक लेफ्ट को जाता है और एक राइट तरफ जा रहा होता है, ठीक है। अभी क्या होता है, लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई होते हैं, ठीक है। अब ब्रोंकाई देखें आगे जाके मजीद सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो गए हैं, छोटे छोटे नालियों के अंदर डिवाइड हो गए, इनको हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स के बिल्कुल आगे इनके एंड के ऊपर हमारे पास स्मॉल एयर सेक्स मौजूद होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है, सही। और ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये किसका स्ट्रक्चर है, ये लंग्स का स्ट्रक्चर है और लंग्स के बिल्कुल नीचे एक सपोर्टिंग जो है मसल मौजूद होती है जिसको हम क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखें एनाटॉमी, वो कंटिन्यू हमारा टॉपिक एसेसरी मसल्स। अब वो मसल जो रिस्पायरेशन को असेस करते हैं वो कौन कौन से हैं, वो हमारे पास हैं इंटरकोस्टल मसल्स, वो इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी, ठीक है। स्केलीन मसल हमारे पास होता है, स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड मसल हमारे पास होता है, ट्रेपीजियस मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, पेक्टोरलिस होता है हमारे पास और एब्डोमिनल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं रिस्पायरेशन के प्रोसेस में। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमने 2 दिन पहले ही कवर किया। आइए एक क्विक सा ओवरव्यू लेते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से याद होगा। हार्ट क्या करता है जी, अनऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ डिलीवर्ड टू द हार्ट, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट तक पहुँचाया जाता है। ऑक्सीजन इज़ पिक्ड अप इन लंग्स। अब हार्ट क्या करता है कि उस ब्लड को लंग्स तक पहुंचाता है। अब लंग्स के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर उनकी ऑक्सीजनेशन होती है, उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को शामिल करवाया जाता है और फिर इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा दिल की जानिब भेजा जाता है ताकि ये जिस्म को भेज सके, ठीक है। ब्लड वेजल्स हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है। ब्लड वेजल्स के अंदर क्या होता है, O2 इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द टिश्यू विया प्लाज्मा एंड आरबीसीज। अब देखें ब्लड के अंदर ब्लड वेजल्स के अंदर हमारे पास ब्लड मौजूद होता है, सही। अब वो ब्लड के अंदर हमारे पास मज़ीद जो है आरबीसीज ही मौजूद होता है और प्लाज्मा भी मौजूद होती है, ठीक है। अब ये रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा क्या करते हैं कि ये जो O2 है यानी कि ऑक्सीजन जो है इससे ये तमाम टिश्यूज़ तक डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, ठीक है। एक्सचेंज फॉर O2 एंड CO2 अकर इन द कैपिलरीज ऑफ द टिश्यूज़। अब जो टिश्यूज़ के अंदर कैपिलरीज पाई जाती हैं वहीं पर जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ देन डिलीवर्ड बैक टू द लंग्स एंड एक्सहेल्ड एज वेस्ट। अब देखें जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास आई थी
ठीक है, उसको क्या किया जाता है, वापस फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है, जहां से वो एक्सहेल कर लेते हैं हम, ठीक है, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट उसको हम क्या कर लेते हैं, बॉडी से बाहर खारिज कर देते हैं। अब हीमोग्लोबिन हमारे पास आ गई। हीमोग्लोबिन हमने पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को टिश्यूज़ तक पहुँचाती है। मेल के अंदर तकरीबन 14 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर ये मौजूद होती है, और फीमेल के अंदर 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर ये मौजूद होती है। हीमेटोक्रेट क्या होता है, हीमेटोक्रेट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके ज़रिए हम बॉडी के अंदर जो होल ब्लड है उसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स की काउंट है उनको हम मेजर करते हैं, ठीक है। मेल के अंदर तकरीबन 41 से 50 जो है ग्राम पर डेसीलीटर जो है रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, और फीमेल्स के अंदर तकरीबन 36 से 44 ग्राम पर डेसीलीटर रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। अब न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल, अब हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो रिस्पायरेशन को किस तरह से कंट्रोल करता है, आइए एक नज़र इस पर भी डाल देते हैं। मेड्यूला, मेड्यूला क्या है, मेड्यूला जो है वो रिस्पायरेटरी सेंटर है। आपके पास एमसीक्यूज़ आ सकता है कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा रिस्पायरेशन को कंट्रोल करता है, तो आपने वहाँ पर बिला झिझक बिला सोचे समझे रिस्पायरेटरी सेंटर जो है मेड्यूला को बताना है, ठीक है। मेड्यूला ही वो और पार्ट है हमारे ब्रेन का जो कि रिस्पायरेटरी सेंटर कहलाता है। कीमोरिसेप्टर्स इन एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड बॉडीज़, अब हमारे पास जो एओर्टिक आर्च हैं और जो हमारे पास कैरोटिड बॉडीज़ हैं उनके अंदर कीमोरिसेप्टर्स पाए जाते हैं। अब ये कीमोरिसेप्टर्स क्या होते हैं वो हम पढ़ते हैं। सेंसिटिव टू आर्टीरियल ब्लड गैस लेवल्स एंड ब्लड प्रेशर, अब हमारे पास जो आर्टरीज़ के अंदर जो ब्लड के अंदर गैस लेवल्स हैं या जो ब्लड का प्रेशर है उसको सेंस करते हैं, ठीक है, ये सेंसिटिव होते हैं। कैन एक्टिव द मेड्यूला, ठीक है। अभी क्या करेंगे, सेंस करने के बाद अगर हमारे ब्लड के आर्टीरियल ब्लड के अंदर जो गैस है उसके लेवल्स में इजाफा हो रहा है तो ये क्या करेंगे, मेड्यूला को एक्टिवेट करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। सेंसेस इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स टू स्टिमुलेट द मेड्यूला फॉर इंस्पिरेशन, अब जैसे ही इसने सेंस किया कि हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत बढ़ गया है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो रहा है, तो फिर ये क्या करेंगे, मेड्यूला को स्टिमुलेट करेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पिरेशन करवा सके। जब इंस्पिरेशंस होंगी तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑक्सीजन को अंदर लेंगे, और इससे क्या होगा कि हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो जो है स्टेबल हो जाएगा सही, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो बढ़ गया था वो वापस नॉर्मलाइज हो जाएगा। स्टिमुलेशन कोजेस, स्टिमुलेशन से क्या होता है ये देखते हैं। इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग, इसके नतीजे में ये होता है कि आपका जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है और जो डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। डिसेंसिटाइजेशन ऑफ कीमोरिसेप्टर्स, अगर हमारे पास कीमोरिसेप्टर्स काम करना छोड़ दें, डिसेंसिटाइजेशन उनकी हो जाए तो फिर क्या होगा। नोट रेगुलेट वेंटिलेशन एडिक्वेटली इफ़ अ कंडीशन कोजेस chronic change in O2 and CO2 levels, chronic increase in CO2 levels, i.e. COPD पेशेंट्स। अब देखिए, अगर हमारे पास कीमो रिसेप्टर काम करना बंद कर देते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास जो वेंटिलेशन है वो एडिक्वेटली रेगुलेट नहीं हो पाती, जिसके नतीजे में क्या होता है कि हमारे जो ऑक्सीजन का लेवल है और जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है इसके अंदर क्रोनिक चेंज आता है। क्रोनिक चेंज कैसा आता है कि हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल है वो इंतहाई कम हो जाता है और ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब सही, तो अब जो हमारे पास COPD के पेशेंट होते हैं यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के पेशेंट होते हैं उनके अंदर ये अक्सर हो जाया करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रिस्पायरेटरी फंक्शन, अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पायरेटरी फंक्शंस को अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लेवल ऑफ हेल्थ, ठीक है। नंबर 1 हमारे पास है पैथोलॉजिक कंडीशन दैट कोज फ्लूइड ओवरलोड एंड इम्प्योर टिश्यूज़ परफ्यूजन। अब देखें कि हमारे पास कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर हमारे टिश्यूज़ के अंदर मौजूद फ्लूइड जो है वो ओवरलोड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारी जो परफ्यूजन है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, सही। और कुछ सूरतों में तो ऐसा होता है कि किडनी और कार्डियक फेलियर की तरफ पेशेंट चला जाता है। क्रोनिक इलनेस causes muscle wasting and poor muscle tone, muscle involved in respiration। अब अगर क्रोनिक इलनेस का कोई पेशेंट शिकार है तो उसके जो मसल्स हैं वो कमज़ोर होते चले जाएंगे, ठीक है। अब अगर मसल कमज़ोर होंगे तो रेस्पिरेटरी मसल भी यकीनी की बात है कि वो अपनी टोन खो देंगे, ठीक है, और वो भी कमज़ोर हो जाएंगे, और उसका नतीजा क्या निकलेगा कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो मुतासिर होगा। एनीमिया हमने पढ़ा था कि एनीमिया के अंदर क्या होता है कि हमारा जो हेमोग्लोबिन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, सही। तो क्या होगा कि इनएडिक्वेट हो टू सप्लाई टू टिश्यूज़, डिमिनिश CO2 एक्सचेंज।
अब देखिए हमने ये पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन का फंक्शन ये होता है कि वो हमारे बॉडीज़ के जितने भी टिश्यूज़ हैं, जितने भी सेल्स हैं, उन तक ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। अब अगर हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन काउंट कम होगी तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि हमारी रिस्पायरेशन उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल अफेक्टिंग कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज परफ्यूजन, डिक्रीज गैस एक्सचेंज। अब देखिए मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होती है कि जब हमारे हार्ट के मसल को ब्लड की सप्लाई ना मिले, ठीक है, या बहुत कम हमारे हार्ट के जो मसल्स हैं उनको ब्लड की सप्लाई मिल रही है, सही, तो इसके नतीजे में क्या होगा कि जो हार्ट की कंट्रैक्शन है वो मुतासिर होंगी, ठीक है, आपकी परफ्यूजन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, इसके अलावा गैस एक्सचेंज भी डिक्रीज़ हो जाएगा। स्कोलियोसिस, इम्प्रेस ब्रीथिंग पैटर्न एंड मे कॉज एयर ट्रैपिंग। स्कोलियोसिस क्या होता है कि हमारी जो स्पाइन है उसके अंदर अगर किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्कोलियोसिस कहते हैं। अब स्कोलियोसिस की वजह से क्या हो जाता है कि हमारे जो ब्रीथिंग पैटर्न्स हैं, ठीक है, वो इम्पेयर हो जाते हैं और एयर जो है वो ट्रैप भी कर सकती है। ओबेसिटी, अब जो रिस्पिरेटरी फंक्शन के अंदर एक जो बड़ा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है वो है मोटापा। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो भी आपका रिस्पिरेटरी फंक्शन जो है वो अफेक्ट हो सकता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अब ये क्या चीज़ है, देखें, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपके ब्रोंकाई के अंदर या ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी जो है रिस्पिरेटरी फंक्शन को बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज होती है, उसको बहुत बुरे तरीके से मुतासिर करती है। डेवलपमेंटल स्टेजेस हम देखेंगे, डेवलपमेंटल स्टेजेस, यंग एंड ओल्ड, इनसफिशिएंट लंग कैपेसिटी। ये बात तो हमें पता है कि बच्चों और बूढ़ों के फेफड़ों के अंदर जो कैपेसिटी होती है वो नाकाफ़ी होती है, जिसकी वजह से रिस्पिरेटरी फंक्शन मुतासिर हो सकता है। मेडिकेशंस, एग्जाम्पल ओपियोइड्स डिक्रीज रिस्पायरेशन। अब हमारे पास सर्टेन मेडिकेशंस ऐसी भी आती हैं कि जिनके इस्तेमाल से हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो डिप्रेस हो जाता है, ठीक है, मतलब हमारा जो रेट ऑफ रिस्पायरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है, सही। उन्हीं के अंदर से एक मेडिकेशन का यहाँ पे नाम दिया गया है, वो है ओपियोइड्स, ठीक है। अब लाइफ स्टाइल भी मैटर करता है आपके रेट ऑफ रिस्पायरेशन पे, ठीक है, आपका रिस्पायरेटरी फंक्शन कैसा है ये आपका लाइफ स्टाइल भी इसके ऊपर डिपेंड करता है, सही। नंबर 1 पे हमारे पास एक्सरसाइज 3 to 6 टाइम पर वीक रिस्पॉन्ड बेटर टू द रेस्पिरेटरी स्ट्रेसर। अब वो लोग जिनका सांस बहुत ज़्यादा जल्दी फूल जाता है, अगर वो हर हफ्ते 3 से 6 दफ़ा एक्सरसाइज करेंगे तो उनका रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कदरे बेहतर हो सकता है। इमोबाइल पर्सन डजंट फैसिलिटेट गुड लंग एक्सपेंशन। अब जो इमोबाइल पर्सन है मतलब वो इंसान जो कि हरकत नहीं करता ज़्यादा, ठीक है, वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो कोमा वगैरह में होते हैं या फिर जो चल फिर नहीं सकते, तो उनके जो लंग हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना एक्सपेंशन को फैसिलिटेट नहीं कर पाते। सिगरेट स्मोकिंग, एक्टिव और पैसिव। अब देखें, सिगरेट अगर आप पीते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, चाहे वो एक्टिवली हो या पैसिवली हो, दोनों ही तरीक़ों से आपके जो रिस्पिरेटरी फंक्शन है वो मुतासिर हो सकते हैं। एनवायरनमेंट, अब 5वें नंबर पे हमारे पास आ जाता है एनवायरमेंटल फैक्टर आ सकता है, ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं, एयर पोल्यूशन आ जाता है। अब अगर आपकी एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूटेड है, हवा उसकी आलूदा है, हमारे यहाँ तो खैर यही है कि हमारी जो हवा है वो इंतहाई पोल्यूटेड होती है, जिसके नतीजे में आए दिन हमें नई नई जो है सांस की बीमारियाँ जो हैं हो रही होती हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स, मतलब कोई शख्स ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहाँ पे उसको हैज़र्ड लाक हैं, वहाँ पर डिफरेंट किस्म के केमिकल्स मौजूद हैं जो कि उसके रिस्पायरेशन को या उसके रिस्पायरेटरी सिस्टम को मुतासिर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एबेस्टोज हो गया या कुछ केमिकल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, या फाइन पोल्यूटेंट्स वगैरह जो हैं वहाँ पे अगर मौजूद हैं तो ऐसे शख्स का रिस्पायरेटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। इन क्लोज एरियाज़ वेयर इंडिविजुअल क्रैम्प्ड टीबी। अब देखें, अगर लोग जो है ना बंद इलाकों में रहते हैं, बंद जगहों पे रहते हैं, तो वो बआसानी जो है टीबी का यानी कि ट्यूबरक्लोसिस का शिकार हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल हेल्थ भी आपके रिस्पिरेटरी फंक्शन के ऊपर काफ़ी जो है ना अफेक्ट करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हैं तो आप हाइपर वेंटिलेशन का शिकार भी हो सकते हैं। हाइपर वेंटिलेशन क्या होती है कि आपका जो ब्रीथिंग रेट है और आपकी जो ब्रीथिंग डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, सही। अगर आप ब्रोंकाइल अस्थमा का शिकार हैं तो उस सूरत में भी क्या होगा कि आप जनरलाइज एंजाइटी का शिकार होंगे। आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे मौकूफ़ करते हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस चैप्टर के अगले पार्ट के साथ हाज़िर होंगे और उसके अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड जो बहुत इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको हम कवर करेंगे और उनको पढ़ के इस चैप्टर का इख्तिताम करेंगे।
तो अगर आपको उम्मीद करता हूँ कि मेरे पढ़ाने का अंदाज़ जो है वो समझ आ रहा होगा, जो कुछ मैंने पढ़ाया, जो कुछ समझाने की कोशिश की, आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए। इंशाल्लाह इस वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।